एक बार फिर से स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें एक और बड़ी खबर। आजम खां और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग जारी है और आजमगढ़ में 13 तो रामपुर में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। आजमगढ़ में सुबह 9 बजे तक 9.21% वोट पड़ चुके हैं। वहीं दोनों जगहों पर करीब 35 लाख मतदाता मतदान कर रहे हैं। आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था इस्तीफा और इसीलिए रामपुर में आजम खां के इस्तीफे के बाद सीटें खाली हुई थी। तो आपको बता दें कि आजम खान ने जिस तरह से इस्तीफा दे दिया था और सीट खाली होने के बाद रामपुर में मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग जारी है। कहीं 9% तो कहीं 6% की ही वोटिंग हुई है। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग अभी भी नहीं कर रहे हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए आगे आए। तो आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया और आपको बता दें कि जिस तरह से रामपुर में आजम खां के इस्तीफे के बाद सीटें खाली हुई थी, तो इसी के बाद उपचुनाव यहां पर चल रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग चल रही है, माहौल काफी ज्यादा उत्साह भरा नजर नहीं आ रहा है। काफी कम ही लोग मतदान के लिए आगे आ रहे हैं और आजमगढ़ में 13 तो वहीं रामपुर में 6 प्रत्याशी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि आजम खां के इस्तीफे के बाद ये मतदान चल रहा है और लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। इस्तीफे के बाद जो सीटें खाली हुई थी उस पर उपचुनाव चल रहा है। उस चुनाव को लेकर जो उत्साह है वो भी मतदाताओं में काफी कम है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में मतदान शुरू होने से पहले गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि पूरी रात में जागा रहा और हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना, कोतवाली थाना, सिविल लाइंस थाने में गए थे। गंज थाना अध्यक्ष ने सबसे अभद्र व्यवहार किया और हिंसा भी की। सपा नेता ने कहा कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है। इस तरह से आजम खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों के साथ हिंसा हुई है, लोकसभा उम्मीदवार के साथ हिंसा हुई है, थाना अध्यक्ष द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार भी किया है और अगर इस क्षेत्र में वोट प्रतिशत कम होता है तो इसका पूरा जो जिम्मेदार होगा वो प्रशासन होगा। और उपचुनाव से पहले आजम खान ने ये गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आजम खान ने यह भी कहा है कि हम तो क्रिमिनल हैं, हम तो जिस भी तरह का सुलूक बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अब रहना है तो सहना ही होगा। इस तरह का बयान दिया है आजम खान ने। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम पूरी रात जागे और आज यूपी की रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आजम खां ने इस सीट से इस्तीफा दिया था और इसी के चलते यहां पर उपचुनाव चल रहा है। और उपचुनाव मतदान होने से पहले ही आजम खां ने ये आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा लोकसभा उम्मीदवार के साथ अभद्रता की गई है, हिंसा की गई है। तो पुलिस ने जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है उसको देखते हुए आजम खां का कहना है कि अगर यहां पर वोट प्रतिशत कम होता है तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। आपको बता दें कि आज उपचुनाव हो रहा है और कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इसी बीच रामपुर सीट से सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम तो हैं ही सबसे बड़े क्रिमिनल भाई।
हम तो मानते हैं ये बात और हमारे साथ जो भी सुलूक करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को बख्शा जाए और लोकसभा उम्मीदवार को बख्शा जाए, क्योंकि उनके साथ जो अभद्रता की गई है, जो हिंसा की गई है, उसकी वजह से अगर किसी भी तरह से वोट प्रतिशत यहां पर कम होता है तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा, ऐसा कहना है आजम खान का। रामपुर दनियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपना कीमती वोट दिया है और अपने मत का प्रयोग करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में अपने जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरी ये सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। बहुत बहुत आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा अब दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव करवाने चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने उद्धव ठाकरे को राहुल से सबक लेने का हवाला देते हुए कहा है कि इस मामले में उन्हें राहुल गांधी से सबक लेना चाहिए और एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया तो दोबारा नहीं आए। उनके मुताबिक राहुल गांधी की नैतिक शिक्षा है कि जो जा रहा है उसे जाने दिया जाए, उसके पीछे ना जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस की बेइज्जत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। उनके मुताबिक सीबीआई और ईडी बीजेपी के हथियार हैं। तो प्रमोद कृष्णम का कहना है कि बीजेपी किसी भी तरह से उन्हें बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और प्रमोद कृष्णम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। हमने शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा है, हम अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक शिवसेना के साथ है। शिवसेना जो फैसला लेगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ये नैतिक मर्यादाओं का सवाल है, राजनीति में शुचिता का सवाल है। उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा दे करके महाराष्ट्र की जनता की अदालत में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे आप साथ दीजिएगा। मेरी सरकार जब से बनी है बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, और उस षड्यंत्र में उद्धव ठाकरे जी के तमाम विधायक भी फंस गए, इसीलिए तो वो छोड़ के चले गए। और जो छोड़ के चला गया तो उसको मनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री जी को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, महाराष्ट्र की जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे फिर उम्मीद है कि बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ जनता, जन समर्थन और जनता का जो मैंडेट है वो फिर हमारे इस गठबंधन को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई है जिसके चलते वो ऐसा कर पा रहे हैं। इस बारे में आप बताएं। वो तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। गांधी परिवार को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो सारे देश के सामने है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से थोड़ा ही कुछ होगा। मैं कह दूं तो आप मान जाएंगे, आप कह दो तो मैं मान जाएंगे। एवरीबडी नोज कि किस तरह
इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह राहुल गांधी जी को बेइज्जत किया जा रहा है, किस तरह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये तो चलता, ये तो बीजेपी का जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना परिवार संग एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और इस दौरान सतीश महाना काशी विश्वनाथ मंदिर में परिवार संग दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा है कि पहली बार देश में किसी विधानसभा को पेपरलेस किया गया है तथा ई विधान लागू किया गया है। सतीश महाना ने बताया कि पहली बार बिना किसी बाधा के विधानसभा सुचारू रूप से चला और पूरे देश की विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के विधानसभा को रोल मॉडल के तौर पर अपना रहे हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि समूह में जनता को बुलाकर विधानसभा सत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा करने पर सतीश महाना ने कहा है कि आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ई विधान लागू किया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे देश की विधानसभाओं को एक पोर्टल के ऊपर जोड़ने का काम है। एक दूसरे की विधानसभाओं के बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, किस प्रकार की समस्याएं देश में सब क्षेत्रों के अंतर्गत है, इसकी चर्चा भी होती है। लेजिस्लेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से अपना काम करवा सकते हैं और लेजिस्लेचर की महत्व बना रहे, उसकी सैंटिटी बनी रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे, इस हेतु हमने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के सहयोग से अब की बार विधानसभा बहुत अच्छी चली। 32 साल हो गए मुझे विधानसभा में भाग लेते हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना एक बार विधानसभा में किसी भी प्रकार के व्यवधान और बिना स्थगन के पूरी विधानसभा चली। हमने जो ई विधान लागू किया वो देश में हमारी विधानसभा सबसे पहले नंबर पर है। देश के अन्य किसी विधानसभा पर इतनी बड़ी संख्या में और इस स्तर के ऊपर ई विधान लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सेतु का किया शुभारंभ। जी हां, बदायूं के दातागंज क्षेत्र के ग्राम नगरिया खनू पर लगभग 47 करोड़ से बनने वाले पुल का आज शुभारंभ किया गया है। वहीं सेतु का लोकार्पण लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। बरेली मंडल का पहला पुल है ये, जो कि इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। इस दौरान लोकसभा निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। जनपद खास महत्व रखता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और मेरा यहाँ इसीलिए आया हूँ कि सीधा संवाद जनता से हो। आज ये 45 करोड़ का सेतु का तो लोकार्पण किया ही जा रहा है, मगर तमाम योजनाएं जो यहाँ की सड़कों को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करना और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेन डिस्ट्रिक्ट MDR में लाना और तमाम और सेतु की मैंने यहाँ विस्तार से चर्चा की है। माननीय सांसद धर्मेंद्र जी, कश्यप जी और आपके विधायक लोग जितने भी हैं, बब्बू भैया से लेके मिलसी वाले विधायक जी और हमारे सदर के, और सबसे चर्चा करने के बाद एक रूपरेखा तैयार हो रही है। कार्य योजना शीघ्र उसको फाइनल करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी और बदायूं जनपद के लिए तमाम सड़कों की योजनाएं लाई जाएंगी। जनपद खास महत्व रखता है उत्तर प्रदेश सरकार के। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।